नमस्कार मैम। नमस्कार। जीते जी इलाहाबाद किताब के लिए आपको 2025 के लिए पुरस्कार मिला है, उसकी घोषणा भी हुई है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। हेलो बुक्सवैगन फैमिली, आज हम हैं ममता कालिया जी के साथ, जिन्हें अभी ही रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है अपनी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए। आइए हम आज आप सभी पाठकों की तरफ से और बुक्सवैगन फैमिली की तरफ से इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि इनकी जीते जी इलाहाबाद के साथ जर्नी कैसी थी। तो नमस्कार मैम अगेन। जी। जीते जी इलाहाबाद के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना बीते दिन चलते, और आपको इस बार साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। आपको कैसा लग रहा है? जाहिर है कि अवार्ड कोई मिलता है तो एक संतोष की भावना आती है कि हमने घास नहीं खोदी और कुछ साहब आकर भी लिखा है, ये लगता है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि अवार्ड के लिए कोई नहीं लिखता है। बिल्कुल, हम लिखते तो अपने संतोष के लिए, अपनी खुशी के लिए है। तो जब मैंने ये किताब लिखी तो मैं लगातार इलाहाबाद को याद कर रही थी। इलाहाबाद में मेरे 30 साल बिताए हैं मैंने, और वहाँ सारी सर्दी गर्मी सारे मौसम देखे हैं, और अपने ग्रोथ को भी देखा है मैंने वहाँ पर। क्योंकि वहाँ हम जब गए थे तो उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, बम्बई से नौकरी छोड़ के मैं गई थी वहाँ। लेकिन वहाँ फिर मैंने बहुत जल्दी नौकरी मुझे मिल गई, मैं प्रिंसिपल बन गई। पहले मैं लेक्चरर थी। और टीचिंग जॉब के साथ ये अच्छी बात होती है कि आपके पास समय बचता है, और लिखने पढ़ने का एक अभ्यास है वो चलता रहता है। और उस शहर में दरअसल खासियत है कुछ ऐसी कि आप बिना लेखक हुए रह नहीं सकते। वैसे हमें जीते जी इलाहाबाद, अगर मैं कहूँ अपने पाठकों के लिए जिन्होंने शायद अभी पढ़ी नहीं होगी लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई होगी कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है तो अब तो पढ़ना ही चाहिए, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि जीते जी इलाहाबाद से हमें क्या जानने के लिए मिलता है या क्या सीखने के लिए मिलता है? मैं कहूँगी कुछ इसमें कि एक शहर है पूरा, और केवल शहर नहीं है, वो शहर की संस्कृति है। देखो शहर बनता कैसे है, सड़कों से, धूल मिट्टी से तो बनता ही है, लेकिन साथ में जो वहाँ रहते हैं उनके जीवन से बनता है। बिल्कुल। और इलाहाबाद मुख्यतः बौद्धिकों का शहर है कि वहाँ पर आपको शिक्षक मिलेंगे, वहाँ आपको वकील मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे आपको वहाँ पर, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े प्राध्यापक मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे, और वहाँ लेखक मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा तादाद में लेखक है। ये वहाँ की खासियत है कि जो हमारे घर आता था वो भी लेखक होता था और हम भी लेखक थे। हम छोटे मोटे लेखक थे उस समय, युवा थे, हम बागी थे, जिसे कहना चाहिए। लेकिन हमारे घर में जो आते थे बड़े बड़े स्थापित लेखक आते थे। अच्छा। मैं आपसे अमरकांत जी, मार्कंडेय जी, शेखर जोशी, ये इतने बड़े बड़े, भैरव प्रसाद गुप्त, ये सब हमारे घर आते थे। तो जाहिर है इनसे हमें कभी सहमत और कभी असहमत होने का मौका मिलता था। तो कुल मिलाकर पूरा जीवन जो था वो लिखने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जब हम जीते जी इलाहाबाद के बारे में, जैसे मैं खुद के बारे में कहूँ, और मैंने जब ये किताब का शीर्षक पढ़ा तो इलाहाबाद नाम से ही आपके कुछ यादें होती हैं जो शहर की आपके नाम के साथ चली आती हैं। तो जब मैंने ये शीर्षक पढ़ा और देखा तो मेरा सबसे पहला जो ख्याल था इलाहाबाद को लेके वो ये था कि एक तो संगम, और दूसरा ये कि वहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि शाम के वक्त लोग अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पर ये चीज़ बंधी हुई है, जो शायद पहले के ज़माने में भी हुआ करती थी कि लोग अपना काम ख़त्म करके एक साथ चाय पे बैठते हैं शाम के वक्त बाहर और किसी पेड़ के नीचे, और फिर वो उस चाय पे चर्चा की जाती है। चाहे आप वकील हों, लेखक हों, कोई पाठक हों या कोई स्टूडेंट हों, वहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि लोग आपस में घुल मिल के शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा अपना एक दूसरे से वार्तालाप और एक दूसरे से कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जो आजकल के टाइम में, आजकल की जनरेशन में हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो मैं, क्योंकि ये तो एक मेरी मेमोरी है, लेकिन मैं आपसे आपकी मेमोरी जानना चाहूंगी कि इलाहाबाद का जो ये शीर्षक हमने देखा, जीते जी इलाहाबाद, तो इसके लिए आपके पास एक ऐसी मेमोरी हमें बताइए जिससे जो सबसे ज्यादा इस किताब से जुड़ी हुई है। मैं देखो गई तो थी बम्बई से। बम्बई का जीवन बिल्कुल अलग तरीके का था। वहाँ दौड़ भाग और हर काम रफ्तार से होता था। जब इलाहाबाद गई तो मैंने देखा कि रिक्शे वाला ही आपको पैसे वापस करने में 10 मिनट लगा देता था। मतलब वो एक सुस्त शहर है और वहाँ की रफ्तार बड़ी धीमी धीमी चलती है हर चीज़ की। बिल्कुल। तो मुझे शुरू में तो बहुत बुरा लगा, मैंने कहा कहाँ मैं फंस गई आकर।
लेकिन धीरे धीरे मैंने ये पाया कि वहाँ की जो रफ्तार है ना, उसमें एक रिदम है, और वो वही रिदम है कि शाम को 7 बजे अब पेड़ के नीचे नहीं बैठते लोग, कॉफी हाउस में बैठते हैं। बिल्कुल। खास तौर से लेखक और प्राध्यापक और ये सब लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पाठक भी जी। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं वहाँ पर। आप लोग की उम्र के बच्चे बहुत होते हैं वहाँ पर, है ना। तो वहाँ अच्छा ये लगता है कि शाम के समय अपनी सारी संघर्ष और चिंताएं भूलकर सब वहाँ इकट्ठे होते हैं। और कई बार उनके पास कॉफी पीने के भी पैसे नहीं होते बिल्कुल। लेकिन वो पानी पीते रहते हैं, और बैरे इतने अच्छे हैं, वो ला के 20 गिलास रख देंगे पानी आपके टेबल पर। वो उनको कोई चिंता नहीं इसकी कि आपने ऑर्डर की कॉफी की नहीं की, और उन्हें इतना ध्यान रहता है किसने कॉफी ऑर्डर की तो उससे उसी के पैसे लेता है। ये नहीं कि वो कहेगा पूरे टेबल के पैसे दीजिए जी। यहाँ तो एक बार आप कॉफी हाउस में जाइए तो हजारों रुपए का खर्च है दिल्ली में, लेकिन इलाहाबाद में इतना सस्ता शहर है। एक तो हम लोग पैदल बहुत चलते थे, सब पैदल चलते वहाँ पर। जिसको देखिए 2 मील 2.5 मील कोई चीज़ ही नहीं हम लोग के लिए, चल देते थे एकदम से मस्ती में, और पैदल ही वापस आ जाते थे घर, और एंजॉय इतना करते थे क्योंकि विचारों की रगड़ जो होती है ना, बिल्कुल, वो भी एक मनोरंजन होती है। तो आपके लेखन के शुरुआती दौर में याद करें तो आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश लिटरेचर में हुई जी, लेकिन ऐसा क्या था कि आप बाद में आपने इंग्लिश टीचिंग की, लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है वो सबसे ज़्यादा जो रुझान है वो हिंदी लिटरेचर की तरफ या हिंदी की तरफ रहा? मैंने शुरू में तो इंग्लिश में लिखा, और मेरी 2 किताबें जो हैं वो इंग्लिश में हैं, और जो पोइट्री कलेक्शन है और राइटर्स वर्कशॉप जो कि बहुत अच्छा प्रकाशक माना जाता था, वहाँ से निकली थी, और बड़ी सुपर हिट हुई थी मेरी किताबें। और मैं तब तक अपने को इंग्लिश की थोड़ी बहुत छोटी मोटी अफलातून समझती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह मेरी कविताओं के बहुत प्रशंसक थे, जो इलस्ट्रेटिव वीकली के संपादक हुआ करते थे, और शो रहे वो संपादक। पूरा उन्होंने पेज मेरा निकाला इलस्ट्रेटिव वीकली में मेरी कविताओं का। तो मैं अंदर से तो बड़ी गरूर से भरी हुई थी कि मैं इंग्लिश की लेखक हूँ और इंग्लिश की प्राध्यापक हूँ। फिर वहाँ मुझे प्रिंसिपलशिप मिल गई, लेकिन मैंने ये पाया कि हिंदी के संसार में जब तक आप हिंदी में नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे लोग। ये एक चीज़ थी वहाँ पर कि मैंने ये पाया कि अगर मैं हिंदी में नहीं लिखूँ, एक तो मेरे घर में हिंदी वाला था रविंद्र कालिया, मेरे जीवन साथी, वो हिंदी के स्थापित लेखक हो चुके थे, और वो मुझे कहते थे क्या तुम इंग्लिश में लिखती रहती हो, इंग्लिश का कौन पढ़ता है, 10% लोग भी इंग्लिश नहीं जानते हिंदुस्तान में। तो वो मुझे लगातार ये समझाते थे कि इंग्लिश में लिखना व्यर्थ है, कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हें, यदि इसलिए जो तुम लेखन कर रही हो उसका कोई भविष्य नहीं है। अब ऐसी बातें आप किसी से कह दीजिए, और जब हमारी उम्र मुश्किल से 25-26 साल है तो खटकती है बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो घर में आते थे वो भी एक से एक दिग्गज लोग थे, जैसे अमरकांत जी थे। अमरकांत जी ने मेरी कविताएं पढ़ी, इंग्लिश में कहने लगे ये क्यों लिखी आपने, फाड़ दीजिए इन कविताओं को, छपी हुई कविताओं को, किताब को कह रही इसको फेंक दीजिए किताब को। कहने लगे ये कविताएं नहीं है, ये आपको शून्यवाद की ओर ले आ रही है, निहिलिज्म जिसे कहते हैं। कहने लगे आपको निहिलिज्म की ओर ले जा रही है कविताएं। तो उस जमाने में देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यवस्था के विरुद्ध कविताएं लिखने का एक चलन था, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस आए हुए थे बिल्कुल साहित्य में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी में अकविता थी और अंग्रेजी में एंटी पोइट्री थी। तो हम तो एंटी पोइट्री लिखने वाले लोग थे जी। तो हमने ये पाया कि वहाँ इलाहाबाद जाकर आपको साहित्य को बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। ये सब बातें नहीं चलती फैशन वाली वहाँ पर। तो वो मुझे हमेशा बार बार टोका करते थे, फैशन में मत लिखो, फैशन में मत लिखो। चाहे वो मार्कंडे जी हो, चाहे वो अमरकांत जी हो, सब मुझे यही समझाते थे। तो फिर मेरे दिमाग पर भी असर पड़ गया, ब्रेन वॉशिंग बहुत हो गई मेरी। तो फिर ये हुआ कि भाई मैंने कहा ठीक है, लोगों को हिंदी में लिख के दिखाते हैं। और मैंने पाया हिंदी में लिखना बहुत आसान है। हाँ, मेरी मातृभाषा है बिल्कुल, उसमें मुझे लिखने में क्या दिक्कत है, बल्कि अंग्रेजी से 100 गुनी आसान है। हाँ। अंग्रेजी में कई बार ही होता है कि आप किसी शब्द के लिए संदेह में होते हैं, तब आप डिक्शनरी देखते हैं। उस जमाने में डिक्शनरी थी, गूगल कहाँ था उस समय, है ना। तो डिक्शनरी देख रहे हैं आप किसी विद्वान से पूछ रहे हैं, आप सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत दिनों तक, कहाँ पढ़ा था ये शब्द, कहाँ पढ़ा था, तो रिसर्च करनी पड़ती थी थोड़ी। और हिंदी में लिख रहे हैं तो खट 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 लिख के चले गए, सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। वो तो हमारी मातृभाषा है और वो तो हमारे साथ चल रही है। और हमारे घर में दरअसल ऐसा माहौल था, मेरे पिता बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी और इंग्लिश के, आकाशवाणी में काम करते थे। आकाशवाणी ने भी मुझे बहुत मदद की भाषा में, क्योंकि आकाशवाणी आपको ये सिखाती है कि भाषा को आप कैसे सरल, सुबोध और साथ ही साथ सरस रखें।
तो ये सारी चीज़ें आकाशवाणी से आई। और मैं बहुत छोटी थी जब मैं आकाशवाणी में कार्यक्रम देने लगी, बच्चों के कार्यक्रम वगैरह में, तो तभी से ये हो गया कि मुझे अच्छा लगने लगा कि हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो अपनी भाषा है, तो मैं हिंदी में लिखने लगी। मैम जैसे मैं खुद भी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा। अरे वाह, अच्छा। तो मैंने हमेशा, मतलब ये मेरा एक पर्सनल सवाल आप कह सकते हैं कि है कि मैंने हमेशा देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में से मैंने पढ़ाई करी, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक आपके ऊपर कह सकते हैं एक दबाव डालता है, सबसे ज़्यादा डालता है कि आप अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, वैसी वाली किताबें, शेक्सपियर, वर्जीनिया वुल्फ, जेन ऑस्टन जैसी किताबें आप पढ़ें। और कहीं ना कहीं हमने आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ी किताब खोल के बैठे हैं तो हम बहुत समझदार हैं, और अगर हम हिंदी की किताब खोल के बैठे हैं तो लोग थोड़ा संदेह कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में बैठा करते थे 3-3, 4-4 घंटे, इसीलिए कि लोग जरा देख लें कि भाई हम कितने बड़े स्कॉलर हैं। तो आजकल की जनरेशन में जो मैं अभी तक देखते आ रहे हैं, रीडिंग शिप आई है, लोग पढ़ने लगे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी लोग कम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, देखो ऐसे कुछ कि मुझे लगता है कि इसके पीछे थोड़ा सा रोजगार वाली बात आ जाती है। क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मेरे को पढ़ना था तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि अंग्रेजी में एमए कर लो, जबकि मेरे लिए दोनों तो कई भाषाएं, मैं हमेशा से मेरिट लिस्टर रही हूँ, बीए में भी मेरी रैंक थी, मेरिट लिस्ट थी, मेरी रैंक थी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई तो पापा ने कहा कि इंग्लिश में एमए कर लो, क्योंकि इंग्लिश में एमए करने के बाद एक भी दिन जॉबलेस नहीं रहोगी। और उनकी बात सही थी, मैं एक भी दिन जॉबलेस नहीं रही हूँ कभी भी। जो बेरोजगारी हिंदी वाले झेलते हैं और फेस करते हैं, वो हमें कभी नहीं करनी पड़ी। तो अंग्रेजी पढ़ने का दरअसल दबाव लोगों के ऊपर इसका रहता है, क्योंकि आपका करियर जो है सुनिश्चित हो जाता है उसमें, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। लेकिन आज हवा बदल रही है, अब धीरे धीरे हिंदी में रोजगार आ गया है। हाँ। अब आप सोचिए, हिंदी ऑफिसर रखते हैं बैंकों में, हर सरकारी उपक्रम में, संस्थान में हिंदी के ऑफिसर्स होते हैं, हिंदी अधिकारी होते हैं। और हिंदी को लेकर एक जिसे कहना चाहिए सरकार का भी रवैया बदला है। बिल्कुल, अब हिंदी ज़्यादा स्वीकार्य है, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, और हिंदी बोलना आज गर्व की बात है। हिंदी में लिखना भी गर्व की बात है, विशेष बात है। मेरे तो देखते देखते माहौल बदला है ना। और अब मैं ये पाती हूँ कि हिंदी हमारे लिए हमारा अभिमान है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। हमारी भाषा, मातृभाषा हमारा अभिमान ही होना चाहिए। तो आगे चलते हुए मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी रचनाओं में मध्य वर्गीय जीवन और महिलाओं के अनुभव बहुत गहराई से आते हैं। क्या आपने यह जानबूझकर चुना या आपके लेखन में आता गया? मैं ये कहूँगी, देखो मैंने थोड़ा सा ये किया है कि मेरे सामने दो तरह की महिलाएं थी, या दो तरह का समाज था जिस समय मैंने लिखना शुरू किया और नज़र डाली अपने आसपास। एक तो सुखी परिवार होते थे, एक दुखी परिवार होते थे, दो तरह के, बिल्कुल, है ना। जैसे कि टॉल्स्टॉय का उपन्यास इससे शुरू होता है कि एवरी हैप्पी फैमिली इज अलाइक एंड एवरी अनहैप्पी फैमिली हैज इट्स ओन रीजंस, है ना। तो हालांकि कि उनके पास, उनके ऊपर आपकी दृष्टि जाती है। आप जो आपकी सहेलियां हैं, आपके जो काम करने वाले सहकर्मी हैं साथ में, या आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, या दूर में भी, या आपके ही परिवार में लोग हैं, आपकी कोई बुआ है, सफ़र कर रही हैं, पति छोड़ के चला गया, बिल्कुल, तो मुझे जाहिर है कि स्त्रियों की व्यथा और उनकी पीड़ा मुझे ज़्यादा डायरेक्टली पता चली। पुरुषों की कहाँ पता चलती है, नमस्ते नमस्ते हो जाती है, हेलो हेलो हो जाती है, हम लोग कहाँ उनसे बात करते हैं इंटीमेटली, और वो भी हमसे कहाँ करते हैं, आइए चाय पीजिए जाइए बस। तो आप भी देखिए कि जिन लोगों से हम बात करते हैं वो ज़्यादातर हमारे महिला वर्ग में, तो महिला कॉलेज में काम करती थी, मेरे आसपास लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती थी, हर साल नई लड़कियाँ आती थी, इतने भरी हुई बदलियाँ, आपने जरा छुआ तो उनका सुख दुख सब पता चल जाता था। बिल्कुल, इसी तरह से जो सहकर्मी थी, कोई अगर अपना दिल खोलती थी, कुछ तो थी तो जो मेकअप के पीछे छुपी रहती थी, और कुछ थी जो मेकअप के भीतर भी आपको प्रवेश करा देती थी, है ना। तो मैंने ये देखा कि लेखक को थोड़ा सा पात्र के अंदर भी प्रवेश करना पड़ता है। आप ऊपर ऊपर का ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। और वो अंदर प्रवेश करने में ये इत्तेफाक ही था कि मुझे मध्य वर्ग में ही ज़्यादा रुचि आई। मैं खुद मध्य वर्ग की हूँ, मैं टोटली मिडिल क्लास पर्सन हूँ, तो उच्च वर्ग का मैं जानती भी नहीं। लिखूंगी तो उच्च वर्ग के बारे में तो मुझे तो उनका कुत्ता भी इम्प्रेस कर देता है। तो आप बताइए मैं उस पर क्या लिखूंगी, उनके अंदर की पोली चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ।
तो मैंने वो वर्ग चुना जो मैं अच्छी तरह जानती समझती हूँ। एकदम निम्न वर्ग को भी मैं नहीं जानती, वो खाली आपके घर में काम करने आती, उतना जानते, जितना वो बता देती उतना जानते। और वो मध्य वर्ग जो हमारा वर्ग है, उसमें आप उनके अंदर के कमरे तक जाते हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो जब आपसे बात करते हैं आप उनके चेहरे के शेड से पहचान जाते हैं ये दुखी है कि सुखी है, आज इनके साथ कुछ घटित हुआ है कि नहीं घटित हुआ है। तो ये सारी बातें लेखन में बहुत मदद करती हैं। बिल्कुल, तो मैं ये बात कह सकते हैं हम लोग कि आपने इसे जानबूझकर चूज किया। ठीक है, वो अनकॉन्शियसली होता चला गया देखो। ये भी बात सही है, क्योंकि जिस चीज से ज्यादा हमारे कनेक्शंस रहते हैं उसके बारे में लिखना और जानना ज्यादा आसान हो जाता है। करना चाहिए, क्योंकि लेखक ऐसी ऐसा मैदान चुनता है कि जिसमें वो खेलना नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, आउट हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। तो आपकी लेखन शैली यथार्थ और निजी अनुभवों का सुंदर मेल दिखाता है। आप कल्पना और आंखों देखी घटनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। देखो, जब हम कोई चीज देखते हैं, जाहिर है कि वो यथा तथ्य कभी नहीं आती है। इस किताब में भी ये बार बार कल्पना की उड़ान है, जीते जी इलाहाबाद में भी। ऐसा नहीं कि 100% इलाहाबाद की कोई रिपोर्ट है या आंखों देखा हाल है। जैसे रेडियो में कमेंट्री आती है, कुंभ की कमेंट्री आती है, बिल्कुल, किसी भी घटना की, क्रिकेट के मैच की आती है कमेंट्री, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसके साथ बहुत चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि हम एक प्रति संसार खड़ा करते हैं, और वो प्रति संसार हमारे काम आता है, वो ज़्यादा काम आता है। एरिस्टोटल याद आता है ऐसे समय में, जो वो हमेशा कहते हैं ना, इमिटेशन इज मोर रियल देन द रियलिटी। यस, क्योंकि हम एक प्रति संसार खड़ा कर लेते हैं, और जब हम उसमें किरदार को डालते हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि हम उसको कैसा दिखा रहे हैं। आप एकदम रियल आदमी को ले लेंगे तो एक तो मार पड़ेगी। इतनी ज्यादा वास्तविकता से सटेंगे तो कोई ना कोई कहेगा तुमने मेरे ऊपर लिखी है, तुमने मेरे ऊपर लिखी है, रोज उंगली उठेगी। बिल्कुल। तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किरदार को। आपने देख लिया, अब आपने समझ लिया, अब आपको उसकी वो चारों ओर आपको बिल्ड करना है। मैं आज के लिए कहानी लिख रही हूँ, अभी वो आधी है, तो ऐसा बहुत होता है, अधूरी कहानियों से भरा हुआ संसार मेरा। तो उसमें यही है कि मुझे वो क्राइसिस पॉइंट नहीं मिल रहा है अभी, है ना, क्योंकि मुझे याद ये रियल घटना है। अब रियल घटना को मैंने इमेजिनरी कर लिया है कि मेरी एक मामी थी जिसकी पैर में 6 उंगली थी, आखिरी उंगली के बाद एक छोटी सी उंगली और थी। तो घर में जो भी गलत काम होता था ना, सब कहते थे ये हमारे घर में 6ठी उंगली वाली आ गई ना, इसलिए गलत होता काम। एक सुपरस्टिशन है, नथिंग, ये तो एक एबरेशन है। और वो आजकल तो सर्जरी से 1 मिनट में निकल जाता है, उस जमाने में सर्जरी का कोई सोचता ही नहीं था। वो जो भी घर में घटित होते थे, अगर दूध भी उबल गया और फैल गया तो ये कहते थे ये जब से छंगी आई है ना, तब से ये काम होने लगा है। अब मैं उसको लेके एक कहानी लिख रही हूँ, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कितना व्यर्थ होता है ये। वो जाती अपनी चुपचाप सर्जरी करवा लेती है, और जब वो आती है तो वो सब कहते हैं कि ये काम जाने कैसे अच्छा हो गया, वैसे तो हमारे घर में ये है। अब वो अपना पैर दिखाती चप्पल से निकाल के। मतलब एक औरत की भी शक्ति भी दिखाना चाहती है ना। मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता है कि औरत केवल पीड़ित ना हो, बिल्कुल, वो कम से कम ये हो कि अपनी बात कहना जाने बिना घर को ब्रेक किए। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं चाहा कि स्त्रियां घर तोड़ के और वो अपनी स्वाधीनता घोषित करे। मतलब वो नकली स्त्री विमर्श है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि स्त्री विमर्श का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो समाज विरोधी हो या परिवार विरोधी हो। और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्त्रियों से ज्यादा अच्छा कोई अपनी बात रख सकता है। हाँ, जितना हमें अपनी बातों को सहनशीलता से रखना आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। कितने प्रतिशत बोलना है, बिल्कुल। कितना छुपाना है, प्यार हमेशा नमक अनुसार, तो वो हमको मामला है। बिल्कुल ठीक कह रही है, तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। लेकिन मैंने, क्योंकि किताबों में मेरा बहुत रुझान रहा है और बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, और मैंने अक्सर जैसे ये देखा है, जैसे मेलिंदा फ्लॉस या जेन ऑस्टन या प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये सारी जो किताबें हैं, या होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर की, या गोरा, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जहाँ पर हमको अक्सर ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं ऑथर के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। और मैंने हमेशा मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लिटरेचर में मैंने ये चीज़ समझने लगी थी कि कहीं ना कहीं फिक्शन के पीछे छुप कर ऑथर अपनी कहानी को रीडर्स के सामने लेकर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बात सच है।
और शायद सारे ही ऑथर्स तुम ऐसे कर रहे हैं। मेरी तरफ पहुंच रही हो, मैं जानती हूँ इस बात को लेकर। और देखो वाकई में ही होता है। और जेन ऑस्टिन ने जो प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है, मेरे को लगता है जेन ऑस्टिन ही जा रही धूल भरी बिल्कुल। और डैश से उसको दिख रहा है, पहली बार उसको रिजेक्ट करती है वो, है ना, क्योंकि तब तक उसके अंदर गुरूर है, वो रिजेक्ट करती है उसे, और बाद में एक्सेप्ट करती है जब वो विनम्र होकर आता है। हाँ, है ना। तो ये तो बात है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखिए वैलिडेशन ढूंढते हैं, यस, है ना, और वो ना हो तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए ना। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग शुरू तो करते हैं, हर रचना थोड़ी सी आत्म होती है, आत्मकथा नहीं कहेंगे उसे, थोड़ी आत्म की ओर झुकी होती है, सेल्फ की ओर, है ना। और उसके बाद वो धीरे धीरे किरण की तरह फैलती जाती है, और उसमें फिर समय के दायरे में उसमें कई लोग आ जाते हैं। मुझे याद है मेरे एक उपन्यास है, एक पत्नी के नोट्स, तो अब तो वो लोग भारती से छपा है। तो जब वो उपन्यास मेरा छपा था, तो उसमें मैंने एक किरदार लिया जिसको मैं जानती थी, एक व्यक्ति को। तो मेरे जीवन साथी भी लेखक थे, तो उनसे मैंने कहा कि देखो मैंने इसको, उनका नाम प्रवीण है, मैंने कहा देखो मैंने प्रवीण को कैसा शीशे में उतारा है इसमें। तो मेरे जीवन साथी ने कहा कि 100% प्रवीण नहीं है ये, क्योंकि उसमें रवीन कालिया भी था, क्योंकि रवीन कालिया भी उसी तरह के मिजाज के थे कि वो चिंता नहीं करते थे बोलते समय कि भाई ममता नाराज होगी कि खुश होगी, इसकी चिंता नहीं करते थे, और जो मुंह में आया बोल देते थे एकदम से। तो पहचान जाते हैं। अब देखिए घर में जब दो लेखक होते हैं तो ये पड़ताल चलती रहती है कि जब वो लिखते हैं तो हमें भी पता रहता है कि उसमें कितने प्रतिशत कोई और है और कितने प्रतिशत हम हैं। और इसीलिए जब बेघर के बारे में लोग उनसे कभी कहते थे उनको तंग करने के लिए कि ये संजीवनी का जो कैरेक्टर है, बेघर भी छपा है राजकमल प्रकाशन जी जी, तो कहते थे कि संजीवनी का कैरेक्टर ये क्या ममता जी है? तो कहते नहीं, मुझे तो रमा में ममता जी नजर आती है, रमा उसमें खलनायिका है। अच्छा। तो रवि ऐसा कहते थे। तो देखिए कि कितने वो ब्राइट थे इस मामले में, वो मुझे खलनायिका से जोड़ते जो सबसे खराब कैरेक्टर है उसकी। लेकिन शायद खलनायिका ही थी उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी तो थी। हाँ, सबसे ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने खलनायिका नहीं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को चुना था वहां पर। हो सकता है। जी, आखिरकार ये काम आसान तो नहीं है एक औरत के लिए कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को सफर करती है। हाँ, तो वो सफरिंग और सफरिंग देखा मैं नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका एक पर्सपेक्टिव था वो बहुत अच्छा और अलग था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आपने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और कई जरूरी किताबों का समापन भी आपने किया है। इनमें से आपकी अपनी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है? देखो हमेशा क्या होता है, जब कोई भी किसी से पूछता है आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, आपको कि पहला वाला है। तो यहाँ में सबसे पहली रचना है बेघर। तो मुझे बेघर ही सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो आज तक बच्चे पढ़ते हुए कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे ज़माने की कहानी है, इसकी भाषा तो बिल्कुल हमारे ज़माने की है। जो नई वाली हिंदी का शोर मचा हुआ है जी, वो नई वाली हिंदी उसके अंदर है। कभी वो अंग्रेजी बोलता है, कभी वो हिंदी बोलता है, कभी पंजाबी के शब्द आ जाते हैं उसमें, किरदार जो भी है। तो आप ये देखिए कि वो बहुत वो है। लेकिन साथ ही साथ मुझे अपनी कितने शहरों में कितनी बार बहुत पसंद है, और जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद तो इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये मैंने दरअसल लिखी थी, तद्भव नाम की एक पत्रिका निकलती है त्रैमासिक, वो 6 महीने में निकलती है वो। तो उसके संपादक अखिलेश ने मुझसे कहा कि ममता जी हमारे लिए कुछ इलाहाबाद पे लिख दीजिए। अरे वाह। उन्होंने कैजुअली कहा था कि इलाहाबाद पे कुछ लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक लिख देंगे। तो मैंने कहा क्या लिखें शहर के बारे में। तो मैंने शुरू की लिखनी। उस समय दरअसल रवीन कालिया का निधन हो चुका था। मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास उदास होने के बहुत कारण थे। घर में कई समस्याएं, एक आदमी अचानक चला जाता है जीवन से, बिना जूते पहने अपने चले गए निकल के अनजानी यात्रा पे। तो मैं बिल्कुल खाली हो गई थी एक तरह से, और जाहिर की नौकरी भी खत्म हो चुकी थी सब। तो अखिलेश ने जब कहा तो मैं फिर बेमन से पहले लिखने बैठी मैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे इलाहाबाद और इलाहाबाद के लोग याद आने लगे, और एक परिवार जैसे याद आता है ना आपको पूरा का पूरा। और मुझे वो सारा शहर, उसकी सारा लोकेल और उसकी सारी सोशल, उसका मिलियो, वो सब मुझे रिकॉल हो गया मुझे। और धीरे धीरे मेरी गली और मेरा पड़ोस मेरे लिए जिंदा हो गया। बिल्कुल। तो फिर मैं लिखती चली गई और ये 2 साल लगे इसको लिखने में, क्योंकि 6 महीने में एक बार निकलती थी वो। इसकी 4 किस्तें मैंने लिखी उसमें। तो मैंने लिखा, फिर इसमें जब मैंने लिख लिया तो इसका ये हुआ शीर्षक कैसे तय हो। उसका शीर्षक उसमें बहुत खराब था किताब में, गुजरे जमाने के शहर। आई वॉज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दैट। वो संपादक ने लिखा था, मैंने नहीं लिखा था। अच्छा, शीर्षक की बात होती तो सत्यानंद निरुपम जो है राजकमल प्रकाशन के, वो कह लेंगे मतलब जिसका शीर्षक क्या रखा जाए, तो 5-6 शीर्षक
एक कागज़ पे लिख के हम लोग उस पर विचार कर रहे थे। तो निरुपम ने कहा कि जीते जी इलाहाबाद नाम रखते हैं इसका। तो मैंने कहा बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा। क्योंकि जीते जी एक इस तरह का ना एक दुआ होती है। बिल्कुल आप किसी को कहते हैं जीते जी, जीते रहो, हम्म है ना। तो जीते जी इलाहाबाद में जीते रहो, क्योंकि वहाँ हमने जीवन जिया, हम्म जो जिया वो लिखा। हम्म इसमें कल्पना कम है, इसमें ये सब ज्यादा है, यानी कल्पना कहीं कहीं है, लेकिन ज्यादातर इसमें जीवन आता है एक शहर का, रियलिटी। स्पंदन हाँ। कहते हैं, है ना। तो फिर इसका नाम एक तो बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन रात के 11 बजे निरुपम ने फोन किया कि आपने ये किताब क्यों लिखी। जब वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो वो जब बात करते हैं तो वो आपको पकड़ लेते हैं किसी जगह। तो उन्होंने जब कहा कि आपने ये किताब क्यों लिखी है, मुझे थोड़े से शब्दों में बताइए, 100 शब्दों में बताइए आपने क्यों लिखी है किताब। तब मैंने बैठ के सोचा, मैंने कि मैंने क्यों लिखी आखिर ये। तो फिर मुझे लगा कि मेरे दिमाग में आया इलाहाबाद, अमरूद, जीवन, ये सब चीज़ें मेरे अंदर मंडराने लगी। और मैंने खट से, आप समझिए 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर मैंने लिख दिया कि किसी भी जैसे फल को, अमरूद का स्वाद जानने के लिए, उसकी मिठास तक पहुंचने के लिए आपको पूरा अमरूद खाना पड़ता है। आप इतना से टुकड़ा खा के नहीं बता सकते। बिल्कुल। जो बताएंगे वो फिर गलत भी हो सकते हैं, हाँ। नीचे सड़ा हुआ हो सकता है वो। तो मैंने कहा जिससे अमरूद को पूरा खाने पर उसका स्वाद पता चलता है, मिठास, इसी तरह एक शहर में जब बहुत लंबे समय तक रहो तब पता चलता है शहर की खूबसूरती क्या है। बिल्कुल सही कहा, मिठास क्या है इसकी। बिल्कुल। नहीं तो अभी आप जाएंगे तो आप कहेंगे ओ इलाहाबाद, इतनी गंदी सड़कें, इतनी धूल, आप कहेंगे इतनी भीड़, कहाँ ले आए हमको। बिल्कुल है ना, स्टेशन पे उतरते गड़बड़ झाला शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप वहाँ पर रहते हैं फिर आपको उसकी वो लबड़ धोंधोपना भी अच्छा लगता है। मैं आपकी बात से इसीलिए भी बिल्कुल सहमति जता सकती हूँ, क्योंकि मैं जब पहली दफा इलाहाबाद पहुंची थी, अच्छा। और जो मेरा पहला नजारा था वो ये था कि वहां पर लोग काट रहे हैं, पान बना रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। ये तो सूरज सरोता चलता रहेगा या खैनी मलते रहेंगे लोग। अरे लोकनाथ में जब मिठाई बिकती है वो मक्खी उड़ाते रहते हैं। तो मेरा भी पहला ये था कि ये कैसा शहर है, और आपने तो कुछ देखा नहीं ना, आप तो सिर्फ ट्रेन से उतर के, आप तो बस अभी 2 कदम ही चलाए आपने शहर नहीं देखा। और ये पता चल जाएगा अभी जगह जगह पान की दुकानें और बहुत सारे पुस्तक, मतलब रोडों पर हर जगह जहां पर भी आप निकल रहे हो, और वहां पे कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस जो ये काम करते हैं, हाँ मतलब, और वो बहुत आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे बात भी कर रहे हैं, और वो काट भी रहे हैं, और वो खुश है वो करने में। तो लेकिन जब मैं वहां पर कुछ 1 हफ्ता मैंने अपना बिताया इलाहाबाद में, तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे ज्यादा अच्छा शहर तो कभी और कहीं देखा ही नहीं। क्योंकि वहाँ की गलियां, वहाँ के किताबें बेचने का ढंग, वहाँ पर खिलाने का ढंग, छोटे समोसों का ढंग, और वो जो चावल वाले लड्डू होते हैं उनके मीठे वाले वो कटोरी, हाँ, तो वो सब एक अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाने के बाद। और फिर मुझे वो चीज़ समझ में आई कि अक्सर क्यों पसंद करते हैं हम, कि एक होता है ना कि सस्ता शहर है, देखो थोड़े से पैसे आपके पास है, आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत एंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा। कहीं पर भी छोटे समोसे मिल रहे हैं तो वो 1 कप चाय और समोसे पे आपका गुजारा हो सकता है, वो अच्छा भी है। तो अब जीते जी इलाहाबाद लिखने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? ये बात होगी, मेरा ख्याल है ये कोविड के दिनों की बात है। ये जिस समय कोविड था उस समय मैंने बहुत लेखन किया है। उसी समय मैंने रवि कथा किताब लिखी, उसी समय मैंने ये जीते जी इलाहाबाद लिखी, क्योंकि उस समय ये था कि मेरा बेटा, छोटा बेटा जो पास ही में रहता है, वो भी नहीं आ पाता था, क्योंकि इतनी, जैसे कहते हैं ना कि उदासी और पस्ती और सुस्ती, और वो अपने परिवार की रक्षा करेगी, मेरी करे। फ़ोन से पूछ लेता था, मैं कहती थी मुझे कुछ चीज़ चाहिए, क्योंकि चलिए अच्छे ऐप हो गए हैं, फ़ोन से दूध, सब्जी और सब आ जाती थी, जिंदा रहने की जरूरतें मिल जाती थी। लेकिन केवल पेट ही तो नहीं होता ना, दिमाग भी तो होता है हमारे पास। तो दिमाग को कैसे रखा जाए बिजी। तो फिर मैंने उस समय बहुत लेखन किया, बहुत लाइव शोज किए मैंने ऑनलाइन, और बहुत मैंने लेखन किया उस समय, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना आ जाऊं। मुझे सबसे ज़्यादा डर जीवन में ये लगता है कि अकेले रहने का एक दुष्परिणाम ये होता है कि आप अवसाद में चले गए। मेरा जो अगला सवाल वो इसी से कुछ जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि एक एज आता है, जिस एज में आप हैं, जिस एज में हम हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे हम लोगों को सबको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। और जो आज की परिस्थिति है कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा महसूस करवाती है कि लोग बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं लोग। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने दिमाग को शांत रख सकें, खुश रह सकें? मेरे ख्याल इसमें सबसे जरूरी है पढ़ना।
आज धीरे धीरे पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। और देखो, अगर आप 2 घंटे मोबाइल पे चैट कर लो या खाली फेसबुक पे टाइम खराब कर लो अपना, या किसी उसमें चले जाओ पढ़ने के लिए कोई चीज़, मुझे लगता है आंखें भी थक जाती हैं, दिमाग भी पथरा जाता है उसमें, और आप थोड़ा सा सारी जिंदगी से कट जाते हैं। आपके आसपास और क्या हो रहा है आपको नहीं पता बाहर। मुझे लगता है वो बहुत खराब स्थिति है। बिल्कुल। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, खासतौर से युवा पीढ़ी को, अपना मोबाइल टाइम कम करना चाहिए थोड़ा सा। सारा समय मोबाइल या लैपटॉप इस पे लगे रहते हैं, तो आप ये देखिए कि आप जनजीवन से कटे हुए हैं, आप गतिविधियों से कटे हुए हैं, केवल आपकी आंखें काम कर रही हैं, और आंखें भी ओवर टाइम कर रही हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये पढ़ने की आदत जो है ना, बहुत अच्छी है। ये आपको रिफ्रेश करती है। आप कहीं भी किताब को बंद कर दीजिए, चाय बनाने चले जाइए, है ना। बिल्कुल सही। और किताब पढ़ते कोई आ जाए तो कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको याद है आपने कहाँ तक पढ़ा है। बुक मार्क लगाइए वहाँ पर, अपना दरवाजा खोलिए, बात कीजिए, आप चैट कीजिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और पढ़ना, ये चीज़ें जो हैं ये अवसाद से दूर रखती हैं। मैंने तो यही अपनाया। और पड़ोस में ही 2 एक अच्छे दोस्त हैं ऐसे, इसी ब्लॉक में जो रहते हैं, तो कोरोना के समय हम लोग मिलते रहते थे शाम के समय। हम कहते थे अगर होगा कोरोना तो हम सबको इकट्ठे ही होगा, क्योंकि बिना मास्क लगाए हम लोग बात करते थे। मास्क लगा के तो बात भी नहीं हो सकती है ना। तो वो आते थे, हम चाय बनाते थे, चाय पीते थे, गप्पे मारते थे, हंसी ठट्ठा करते थे। तो बाकी लोग कहते थे तुम लोग क्यों मिलते हो। कि कुछ ऐसे भी धुरंधर लोग थे जो ये कहते थे किसी को किसी से बात नहीं करनी चाहिए कोरोना के समय, चुप रहना चाहिए। कुछ तो ऐसे जो कहते थे खाली सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अभी हम इसमें तो जीवन नहीं बिता सकते अपना, हम इससे कहीं अच्छा कि ये किताब फिर पढ़ना शुरू कर दें, है ना। तो ये किताब ही जो है, ये इसके पीछे भी कोविड ही है, कि कोविड के समय इतना समय था मेरे पास कि मैं बैठ के लिखती रहूं। मैं तो कई बार लेट के लिखती हूँ, जब थक जाती हूँ ना, कुर्सी पर बैठ बैठ थक जाती हूँ, लेट के लिखती हूँ मैं। बड़ी गंदी राइटिंग आती है। फिर मेरे को कई बार बहुत अच्छे प्रकाशक मिले, राजकमल भी, इस मामले में वाणी, राजकमल, ये सब मिले, जिन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम टाइप करा लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई मुझे मिल जाए जो ये कहे कि भाई हम टाइप भी करा लेंगे, तो ममता 24 घंटे में कहानी लिख के दे सकती है। वो मुझे अच्छा लगता है। अब बहुत ही जिंदा दिल है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इलाहाबाद में आपने अपने जीवन का एक लंबा वक्त गुजारा, और उस समय की तुलना में अगर हम इलाहाबाद बहुत बदल गया है। जी। तो अब तो इसका नाम भी बदल गया है। इन बदलावों को आप किस तरह से देखती हैं? हाँ देखो, नाम बदल गया, लेकिन नाम जब शहर का बदला जाता है ना, तो उसकी आदत बड़ी धीमे धीमे पड़ती लोगों को। मुझे आज भी याद है कि मैं अभी भी मन के अंदर पूना को पूना ही कहती हूँ, पुणे नहीं कहती हूँ। बम्बई को मैं मुंबई नहीं कहती हूँ, बम्बई ही कहती हूँ, बल्कि बॉम्बे कहती हूँ। समझे ना। तो शहर का नाम शने शने बदलेगा। हो सकता है कि अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो आएगी वो प्रयागराज कहे। प्रयागराज से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, प्रयाग में तो हम लोग जाते थे, आनंद भवन में जाते थे, और प्रयाग में इतनी यूनिवर्सिटी वही है पास में, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं, प्रयागराज नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी के बिना तो दिल्ली में इलाहाबाद हो ही नहीं सकता, है ना। उसी में बैठकर आते जाते थे हम लोग। प्रयागराज शब्द से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें आदत धीरे धीरे पड़ेगी, क्योंकि हम अकबर इलाहाबादी के प्रशंसक हैं। और यहाँ तक कि मुझे अभी कुछ ने कहा, जब मुझे ये साहित्य अकादमी अवार्ड घोषित हुआ है, तो वहीं के इलाहाबाद के एक लेखक ने मुझे कहा, यश मालवीय ने, कि अभी तक अकबर इलाहाबादी था, ममता इलाहाबादी हो गई। तो मैंने कहा भाई, तो कहाँ अकबर इलाहाबादी, कहाँ ममता कालिया। मैंने कहा तुम भी आसमान और चूजे के बीच में कंपेयर कर रहे हो। तो मैंने उसकी बात को रफा दफा किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और इलाहाबाद नाम भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रयागराज और इलाहाबाद का मतलब एक ही है, भगवान से दोनों रिश्ता रखते हैं, है ना। बिल्कुल। भगवान को किसी भी भाषा में बोलिए, भगवान तो भगवान रहता है। बिल्कुल। अब चाहे हम बनारस की ही बात ले लें, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि मणिकर्णिका अब दोबारा से बना दिया गया है, तो हमारा बनारस के प्रति जो रुझाव है वो खत्म हो जाएगा। वो नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। बनारसी ठग रहेगा। वो मणिकर्णिका का ठग नहीं बनेगा। मणिकर्णिका में केवल शब्द जाएगा। बिल्कुल। और ठग जो है वो बनारसी ही बनारसी। तो वही बात है, मुझे में बनारसी ही रहेगी। तो मुझे लगता है कि जो इलाहाबाद है और बनारस है, ये जो कुछ ऐसे नाम हैं जो संस्कृतियां हैं, हाँ, ये जो उनका जो कल्चर है वो हमारे साथ रह जाता है, उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ रह जाती है। इलाहाबाद की कल्चर को ही बताती है। बिल्कुल। तो अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के पाठकों के लिए इलाहाबाद की साहित्यिक विरासत को समझना कितना जरूरी है? जरूरी तो है। देखो, ऐसा है कि इलाहाबाद केवल एक शहर नहीं है, वो एक
आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और आज से नहीं रहा, वो हजारों वर्ष से रहा है, सैकड़ों वर्ष से रहा है वो। तो जब साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, या जिसको जरा सा भी भारतीय साहित्य में जरा सी भी रुचि है जिसको, उसको इलाहाबाद को जानना बहुत आवश्यक है। इलाहाबाद में सारे साहित्य आंदोलन और सारी साहित्य की विचारधारा पैदा हुई। एक जमाना था वहाँ पे प्रगतिशील लेखक संघ और परिमल ग्रुप दोनों सक्रिय थे एक साथ। यूनिवर्सिटी में दोनों के प्रोफेसर हुआ करते थे, दोनों के शिष्य होते थे, और दोनों की गोष्ठियां होती थी। और हमारे जो सम्मेलन होते थे, प्रगतिशील लेखक सम्मेलन होता था, खचाखच हॉल भरा हुआ है, उसमें बोले जा रहे हैं, धड़ल्ले से लोग बोले जा रहे हैं। और परिमल का जब कभी गोष्ठी होती थी, उसमें भी खचाखच हॉल भरा रहता था। तो इलाहाबाद जो है वो संगम की तरह स्वीकार करता है, संस्कृतियों को स्वीकार करता है। वो ये नहीं सोचता ये वामपंथी की दक्षिणपंथी, नहीं, साहित्य में सब एक होते हैं। क्योंकि साहित्य में अच्छी चीजें हर एक से ग्रहण करते हैं, अच्छे विचार हम हर एक से लेते हैं, एक समन्वय होता है। और वो जानने के लिए इलाहाबाद को जानना बहुत ज़रूरी है। आज की पीढ़ी के लिए भी उसे ये इतिहास पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा यहाँ रहती थी, यहाँ टहलती थी, यहाँ काम करती थी, यहाँ बैठ के लिखा करती थी। कि उनका तो ज़मीन पे बैठक थी, उनकी ज़मीन पे बिछाती, वहीं बैठ के वो डेस्क पे लिखती थी। बीच में उनके बरामदे में एक बड़ी सी संगमरमर की टेबल है, उस पर वहाँ बैठ के वो चाय पीती थी, खाना खाती थी। तो ये संस्कृति जो है, ये तभी पता चलेगी आपको जब आप इलाहाबाद में रहेंगे, उसमें रमेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में संस्मरण लेखन को पहले से ज़्यादा पहचान मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बहुत अच्छी बात तुमने कही। आज देखो, कहानी को पीट दिया संस्मरण ने, क्योंकि संस्मरण में आपकी यादें हैं और एक धड़कता हुआ जीवन है। जब कोई हमें किसी और शहर के बारे में भी बताता है, कोई लिखता है किसी और शहर के बारे में, तो हम कितने खुश होते जान के कि अरे इस शहर में ऐसा होता है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि राजस्थान में लोग शाम के समय पटरे पर बैठ जाते हैं, घर के आगे पटरे पड़े रहते हैं और वहाँ बैठ के गप्पे मारते हैं। अब ये बात हमें नहीं पता थी, इसके पहले नहीं पता थी। और मैं तो राजस्थान जब गई तो मैं देखा वहाँ इतनी नरम रोटी बनती है और बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते हैं वो लोग, और वो इतनी नरम होती है आप फट से खा लेते हैं। और यहाँ अपने घर में हमें एक रोटी खाने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो बनाई हुई होती है किसी और की, और वो उतनी स्वादिष्ट नहीं होती जितनी वहाँ। न जाने किस प्रकार से वो सेकते हैं, या वहाँ के गेहूं या आटे में ऐसी गुण है किस तरह से होता है। हर शहर की एक खासियत होती है, या हर इलाके की। अब संस्मरण आपको ये सब बताने के लिए मौका देते हैं, आप याद कर रहे हैं उस चीज को। अभी उसने एक किताब लिखी है, बदायूं का पिन कोड उसने नंबर डाला हीरा टाक ने, और किताब लिखी है एक तरह से बदायूं की प्रेम कहानी है वो। तो अभी देखिए, संस्मरण जो है वो एक शहर का धड़कता हुआ जीवन आपके सामने ला देते हैं। तो संस्मरण इसलिए बहुत, और संस्मरण केवल शहर के बारे में नहीं होते हैं, व्यक्तियों के बारे में भी होते हैं। अभी विश्वनाथ त्रिपाठी इतना अच्छा लिख रहे हैं अपने जो उनका शहर है उसके बारे में, बहुत छोटा सा शहर है उनका वो, और उसके बारे में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। वो एक गांव है कोई उनका, है ना, उसके बारे में जो लिखते थे, उसकी बालूशाही के बारे में लिखते हैं, लगता है वहाँ जाके बालूशाही खाई जाए। बिल्कुल सही कहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जब भी आप किसी संस्मरण को पढ़ते हैं, और कांति कुमार जैन तो जाने जाते थे संस्मरण के लिए, बड़े दिग्गज थे वो आदमी। आज तो संस्मरण के ऊपर बहुत शोध हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में शोध का कार्य हो रहा है संस्मरणों पर। इतनी मोटी 600 पेज की किताब है ये संस्मरण के इतिहास पर। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक विधा है जो फिर से जीवित हो रही है। बिल्कुल, है ना, और एक आसान भाषा में हो रही है। पहले लोगों ने संस्मरण लिखे वो जरा से थकाऊ थे, है ना, उनको पढ़ो तो तकलीफ होती थी थोड़ी। हाँ। अब थोड़ी ज्यादा सरल भाषा में चीजें आ गई हैं। अच्छा, अब हमारा आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज की युवा को, स्पेशली विमेन्स को, औरतों को, महिलाओं के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सलाह मेरी ये कि लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अभी जो आजकल जिस तरह से लड़कियां जी रही हैं, रह रही हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं तो शाबाशी देना चाहती हूँ उन्हें, क्योंकि वो बोल्डली जी रही हैं, हिम्मत से जी रही हैं। उनके ऊपर एसिड अटैक हो जाते हैं, उनके ऊपर हिंसा हो जाती है, उनको कभी कभी हायर एंड फायर वाला झेलना पड़ता है अभ्यास। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि वो बहुत अच्छा मोर्चा ले रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको ये करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक समन्वय वाला दृष्टिकोण थोड़ा उनको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ना जाने कितनी ऐसी सहेलियां हैं
जिन्होंने शादी नहीं की और शादी से वो कतरा रही हैं। देखिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, 50 की उम्र तक तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप रोज़ बाहर जा रहे हैं, रोज़ घूम रहे हैं और आपके सामने कोई नहीं, आप रानी हैं अपने समय की, आप सम्राज्ञी हैं अपने समय की। लेकिन उसके बाद एक समय आता है जब आपकी इच्छा होती है आप घर में बैठे हैं, बिल्कुल, आप किताब पढ़ें और घर में आपके पास कोई सलाह करने के लिए, बात करने के लिए, आपके दुख सुख को सुनने के लिए कोई अपना भी दुख सुख सुनाए, यानी जीवन को जीने की इच्छा पैदा होती है फिर। बिल्कुल सही कहा। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि लड़कियों को थोड़ा सा नरम भी होना चाहिए क्योंकि देखिए जो डाल झुक सकती है ना वही उठ भी सकती है। बिल्कुल सही। मैं ये मानती हूँ, मेरा स्त्री विमर्श इसी तरह का मैं भी वैसे स्त्री विमर्श के ऊपर एक ऐसे लिख रही हूँ। अच्छा, मुझे लगता है मुझे एक सही सलाहकार मिल गया है। मैं अपने को कहती हूँ कि मैं गुलाबी फेमिनिस्ट हूँ, मैं रेड नहीं हूँ। अच्छा, होना भी ये चाहिए मैम, मुझे लगता है कि होना भी ये चाहिए। हमेशा जीवन में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, कभी कभी ग्रे भी आना चाहिए। तो वो बिल्कुल बात है। लेकिन अब मेरा आपसे ये रहेगा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे आज के बुक्स वैगन के रीडर्स को एक अपनी तरफ से किताब सलाह करें। हमारे पास है जीते जी इलाहाबाद, जी। लेकिन उसके अलावा आपकी कौन सी एक किताब है, जैसे आपने बेरोजगार बोली, या और भी कोई पाठक के या रीडर्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि आज अब आप हमारे रीडर्स को मैसेज दीजिए। नहीं देखो, केवल मैं ये नहीं कहूँगी केवल मेरी किताबें पढ़ें, औरों की बहुत अच्छे लेखक हैं, मुझसे बहुत अच्छे हैं, हम कहाँ के दाना हैं, लेकिन यह सोचिए कि उनको पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छी कविताएं पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि आजकल बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं लड़कियाँ, नीलेश्वर गोवंशी, मालिनी गौतम और अनामिका, ये सब बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं। ये सब पढ़नी चाहिए उनको। अगर आप नहीं है लिटरेचर के स्टूडेंट तो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन की दृष्टि देती है और ये जो उनके सुख दुख है वो हमारे सुख दुख बन जाते हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं। इसी तरह मैं मानती हूँ कि जो अन्य भाषाओं का साहित्य है उससे परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे आज भी याद है कि जब मैं ओरहन पामुक को पढ़ती हूँ, जो टर्किश ऑथर हैं और जिनको अंग्रेजी में मैंने उनका अनुवाद पढ़ा था किताबों का, मुझे इतना अच्छा लगा। वो शहरों के बारे में बहुत लिखते हैं और उन्होंने इतनी प्यारी बात लिखी है अपनी किताब में। उन्होंने लिखा, मैं और मेरे पिता दोनों एक शहर में घूम रहे थे और देखा जाए तो हम 2 शहर में थे। वो अपने समय के शहर को याद कर रहे थे, मैं अपने समय के शहर को याद कर रहा था। शहर वही था, लेकिन हमारे लिए अलग अलग था। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। 25 साल पहले का याद कर रहे थे जी, और लड़का अभी का याद कर रहा था जी। तो आप भी देखिए, पढ़ने से कितनी आंखें खुलती हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर हम प्रेमचंद को भी फिर से पढ़ते हैं तो कहानी इतनी अच्छी लगती है। मुझे अभी तक याद है कि प्रेमचंद की जब कहानी ईदगाह मेरे पौत्र ने पढ़ी, जो उस समय छोटा सा था, वो 5-6 साल का था, तो उसको किताब दी हम लोगों ने। तो प्रेमचंद की पढ़ी तो वो गया एक दिन मेरे से कहने लगा, आया जब कहता, दादी मैं जा रहा हूँ वापस मुंबई, तो आपके लिए चिमटा लाऊं क्या अगली बार? तो मुझे इतनी प्यारी लगी उसकी बात कि वो मेरे लिए चिमटा लाना चाहता। मैंने कहा, नहीं बेटा मेरे पास चिमटे हैं। ये असर था, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है थोड़ा साहित्य से रिश्ता रखना चाहिए लोगों को। जीवन से भी रिश्ता रखो, साहित्य से रखो, समाज से जरूर रखो। समाज से कटकर कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता और कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आत्म केंद्रित हैं, अपने को थोड़ा परिधि से थोड़ा सा आगे ले जाएं, अपनी परिधि तोड़कर थोड़ा सा अपने को आगे ले जाएं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा संतुष्ट भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे और उनका जीवन सार्थक भी होगा। बिल्कुल सही। तो अब आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है और जितना हो सके उतना पढ़िए। हमारा जो ये इंटरव्यू सेशन है ममता कालिया जी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। ये मेरी किताब है जीते जी इलाहाबाद। इसमें बहुत युवा भी हैं, विश्वविद्यालय भी है और तरह तरह का समाज है इसमें, और आपको एक भी पृष्ठ इसका बोरिंग नहीं लगेगा, कम से कम ये मैं गारंटी कर सकती हूँ। तो किताब को देखिए, खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि किताब का सुख तभी है जब वो अपनी प्रति हो, अपने पास हो, अपने सिरहाने हो। बिल्कुल मैम। मैम की बहुत सारी किताबें बुक्स वैगन पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अभी जाके अपने लिए जीते जी इलाहाबाद की कॉपियाँ खरीद सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। फ्री में लेने की जगह खरीदेंगे किताबें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।